नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम पॉलिटी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, भारत के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीन शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? इंटीग्रिटी हो गया आपका, सेकुलर हो गया और सोशलिस्ट हो गया, याद रखिएगा। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और पंथनिरपेक्ष की अवधारणा संविधान में प्रयुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की पदावली में पहले से ही अंतर्निहित थी। मतलब कि ये इसमें इंट्रिंसिकली पहले से ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। पंथनिरपेक्ष की जो भावना है, जो सेकुलरिज्म की जो भावना है, वो पहले से ही इसमें मेंशन थी। और फिर प्रियम्बल में इस चीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा सी। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा और राज्य में जो विधानसभाएं हैं उनके आरक्षण को 30 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 40 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, तो वो 51st नहीं था, 45th था। ठीक है, और यहां पर देखिए 45th जो लिखा है, 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 330(1) और 332(2) इसमें संशोधन किया गया था। और इसमें क्या था संशोधन में? लोकसभा, असम और नागालैंड की जो विधानसभा है उनमें अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की क्षेत्र सीमा को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये है जो ये 51st था। ठीक, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए गए थे। ठीक, तो दोनों ही गलत स्टेटमेंट माने जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी, उसकी अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिल्कुल सही है। और ये डेट याद रखिए, 13 सितंबर 1946। ठीक है, तो 13 सितंबर 1946 नहीं है, 13 दिसंबर 1946 है। किस चीज के लिए? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। ठीक, तो ये डेट आपको याद रखनी है। 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर, ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। राष्ट्रपति आकस्मिक निधि को अनुच्छेद 267 के अनुसार, ठीक, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहां पे दिया है? आर्टिकल 267 में, याद रखें इस पॉइंट को भी। ठीक है, इसके अनुसार संसद की अनुमति के पूर्व भी खर्च कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, सही है। और इस आकस्मिक निधि की स्थापना संसद द्वारा की जाती है, ये भी सही हो गया। लेकिन जो राष्ट्रपति है ये उनके अधीन होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि बीच में कभी बजट में जो पास हो गया कि इतना इतना फंड हर चीज के लिए एलोकेट हो गया, वो तो आपका कंसोलिडेटेड फंड से होगा। ठीक है, उसके अलावा बीच में कुछ अचानक से ड्रॉट आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, या कोई और नेचुरल डिजास्टर हो गया, या किसी टेररिज्म की वजह से, या कोरोना टाइप की, जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, कोई महामारी आ गई, कोई भी ऐसी चीज जो अचानक से आ गई, आकस्मिक हो गई, ठीक है, तो उस केस में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के खर्च किया जा सकता है। लेकिन उसकी परमिशन किससे लेनी होगी? कौन निकाल, किसकी परमिशन से? राष्ट्रपति की परमिशन से। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखें। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, यदि समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट पर कोई कानून बना और उस पर फिर बाद में विवाद हो गया, ठीक है, कि राज्य ने और संघ, क्योंकि आपको पता है कि समवर्ती सूची पर दोनों ही बना सकते हैं। समवर्ती सूची के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका राज्य भी बना सकता है नियम और संघ भी बना सकता है। लेकिन ऐसा कोई नियम बना जिसमें इन दोनों के पास विवाद हो गया, तो उस केस में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, संघ का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य होगा, या संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, या इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो ऐसे केस में जब हम कंकरेंट लिस्ट पे कोई सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो याद रखना है उसमें किसका कानून प्रिवेल कर जाता है, सेंटर का। ठीक, तो संघ का कानून इसमें मान्य होगा। संयुक्त बैठक वाला मामला यहाँ नहीं है। संयुक्त बैठक वाला मामला है जो वो दूसरी चीज में है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई विवाद होता है तो दोनों मना कर देते हैं किसी ऑर्डिनरी बिल को पास कराने में, तो उसे आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, वो अलग है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, ऐसे विषय जिसका संबंध तीनों सूचियों से नहीं है। ठीक है, ऐसे विषयों को अवशिष्ट सूची में, रेजिडुअल लिस्ट में रखा गया है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और संविधान का आर्टिकल 248 के अनुसार ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो ये आपका सही माना जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए मंत्री परिषद में बेसिकली 5 लोग आते हैं। ठीक है, तो ये जो पांचों लिस्ट दी गई है सब मंत्री परिषद में आते हैं। उसमें अब एक चीज होती है कि आपके जो टॉप लेवल वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट या मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट, टॉप ऊपर के जो टॉप लोग होते हैं उनको उसमें रखा जाता है। ठीक है, वैसे अगर वर्ड आता है मंत्री परिषद तो उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, ये सारे आ जाएंगे। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए पूरा सब चीज याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल की एक कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, ये लीगल एडवाइजर होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, दूसरा देखिए, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो प्लस 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनको अपॉइंट किया जाता है किस चीज के लिए, अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, सहायता करने के लिए अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, तो देखिए कितने हो गए, एक आपके अटॉर्नी जनरल हो गए प्लस एक आपके सॉलिसिटर जनरल हो गए और 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो गए। ठीक, तो ये पता चल गया। दूसरा, ये सही स्टेटमेंट है। और अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, क्यों इनको अपॉइंट किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट की तरफ का कोई ऐसा विवाद है या ऐसा पॉइंट है जो कि कोर्ट में पक्ष रखना है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का पक्ष कौन रखेगा, एजीआई रखते हैं। ठीक है, ये इनका काम हो गया। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए फोकस कीजिए, संविधान के अनुसार। ठीक है, इस वर्ड पे फोकस करें। संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब एक हो गए आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 निर्वाचन आयुक्त, मतलब 2 क्या होंगे, इलेक्शन कमिश्नर। तो ऐसा है क्या संविधान में, नहीं है ऐसा। क्या लिखा है संविधान में, एक तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उतने इलेक्शन कमिश्नर होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के अनुसार इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गए, दोनों गलत हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक, सही स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 1958 में फिर क्या हुआ, 56 में सबसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद आई और उसमें उन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई। ठीक, फिर उसके बाद 58 में उनकी सिफारिशें आई और उसको स्वीकार किया गया। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, ये डेट इसलिए याद रखनी है क्योंकि यूपीपीसीएस में पहले डेट पूछी जा चुकी है इसकी। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, ये डेट भी आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर 1992 में आपका क्या हुआ, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके द्वारा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 3 टियर सिस्टम, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत व नगर पालिका जैसी पंचायत प्रणालियां लागू हुई। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखिए मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी किया गया एक चार्टर है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए मूल रूप से आर्टिकल 31 जो था उसमें संपत्ति के अधिकार को भी
फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया था मूल रूप से। तो फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, लेकिन बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, देखिए 1978 से भी आप पकड़ सकते थे अगर ये बात नहीं भी पता तो, ठीक है, क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1978 का है, ठीक है, और 1976 का है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, ठीक। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, ठीक। तो ये वाला गलत हुआ। उसके बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है, ठीक है। तो ये वाला सही है, तो दूसरा सही है, पहला गलत, बी आंसर। अगला देखें, अनुच्छेद 13 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए आर्टिकल 13 घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत हैं शून्य हो जाएंगे, है ना। मतलब आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा एक्ट बनेगा जो फंडामेंटल राइट का हनन करेगा या खराब करेगा तो वो उस मात्रा में खत्म कर दिया जाएगा जिस मात्रा में वो फंडामेंटल राइट को खराब कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है। तो ये सही हो गया। उसके बाद केशवानंद भारती का जो मामला था 1973 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि यह एक संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है। पहले क्या था कि संवैधानिक संशोधन जो जैसे मूल रूप से अगर कोई चीज बनी है, ठीक है, तो उसको तो आप हटा दे सकते थे आर्टिकल 13 के तहत, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके कोई चीज आई है तो उसको नहीं हटा सकते थे। लेकिन फिर बाद में केशवानंद भारती के मामले में कहा गया कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके भी कोई चीज आई है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो आप उसको भी चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं। देखिए संविधान द्वारा संरक्षित, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। क्यों सही है? क्योंकि देखिए आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट संरक्षिका बना हुआ है इनके मौलिक अधिकारों की, है ना। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आपको अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है। कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं, कुछ राइट्स हैं जो आपके फॉरनर्स को और सिटीजन्स को दोनों को दिए गए हैं, ठीक है। तो संविधान के द्वारा इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए ना ही ये सेक्रोसेंट है, परमानेंट है और आपके एब्सोल्यूट है, ठीक है, निरपेक्ष, स्थायी और ना ही पवित्र, ठीक। तो ये क्यों? क्योंकि ये सेक्रोसेंट और परमानेंट नहीं है, क्यों कि पार्लियामेंट इनको क्या कर सकता है, कर्टेल कर सकता है और रिपील कर सकता है, लेकिन ये जो रिपील और कर्टेल करेगा वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा ही करेगा, ठीक है। और उसके अलावा जब हम कहते हैं कि नॉट एब्सोल्यूट, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है इनको क्वालिफाइड कहा जाता है, बट दे आर क्वालिफाइड है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये लाइन आपने अक्सर पढ़ी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्टेट है जो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है। जैसे आपको राइट्स तो दिया गया है कि आप यहाँ मूव नहीं कर, आप पूरे भारत में कहीं भी मूव कर सकते हैं ना, राइट टू मूव के अगेंस्ट, राइट टू मूव के तहत आर्टिकल 19 आपको ये अधिकार देता है कि आपके पास अधिकार है कि पूरे भारत में अपनी टेरिटरी के अंदर किसी भी जगह पे कभी भी आप जाकर के रह सकते हैं, वहां पे अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपकी गतिविधियों में कोई समस्या लग रही है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी कुछ सुविधाएं भी स्टेट गवर्नमेंट को दी है, स्टेट को दी गई हैं, जिसके तहत वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया कि आपका क्या नाम है, एब्सोल्यूट है, नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब उसके बाद अधिकार न्याय संगत है, मतलब राइट्स हैं जो वो जस्टिसिएबल हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप डायरेक्टली कोर्ट को अगर इनमें वायलेट हो रहा है कोई भी फंडामेंटल राइट तो आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, मतलब जस्टिस मिल सकता है आपको। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गए, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला देखें, आर्टिकल 19 द्वारा गारंटीकृत, ठीक है, गारंटीड जो है द 6 राइट्स गारंटीड बाय द आर्टिकल 19, ठीक है, कैन बी सस्पेंडेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके तहत आर्टिकल 19 के तहत जो भी आपको 6 राइट्स दिए गए हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल इमरजेंसी, जब एक्सटर्नल इमरजेंसी आ जाए, एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, युद्ध हो जाए किसी के साथ, ठीक है, या बाहरी आक्रमण हो जाए किसी के साथ, तो उस केस में आर्टिकल 19 में जो दिए गए राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड, यानी कि इंटरनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, है ना। इंटरनल इमरजेंसी जो पहले वर्ड यही मेंशन था और उसको फिर बाद में चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन किया गया। तो इस बेसिस पर क्या है कि आपके आर्टिकल 19 के जो 6 राइट्स हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता,
ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, दे शुड नॉट लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इनको नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये वाला आपका गलत हो गया, पहला वाला सही, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? ठीक है, ओनली फॉर द सिटीजन्स। तो आपको ये तो पता है कि 15, 16, आपका 19, 29 और 30, ठीक है, ये हैं जो केवल नागरिकों वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनको। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, तो आप देख लीजिए। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या धर्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है, 15 हो गया। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, 16 हो गया। आर्टिकल 19 तो दिखा ही है, 19। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, 29 हो गया। ठीक है, और ये आपका अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, ये 30 हो गया। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, तो आप सब सही है, डी आंसर हो जाएगा। सारे ही वो राइट्स दिए हुए हैं यहाँ पर जो नागरिकों को उपलब्ध है, केवल नागरिकों को। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 14 का विस्तार निम्नलिखित में से किसके लिए है? आर्टिकल 14 का है राइट टू इक्वलिटी वाला। सभी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, सही है। संवैधानिक निगम, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज हो गई और रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो गई, इन सब के लिए आर्टिकल 14 का विस्तार किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार के अपवाद हैं? ठीक है, अपवाद। आर्टिकल 361 क्या बोलता है? आर्टिकल 361 कि प्रेसिडेंट हो गए आपके और गवर्नर हो गए, ठीक है, ये किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। जो भी इन्होंने पावर यूज की हो, ये किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनके अगेंस्ट नहीं की जा सकती जब तक इनका टर्म चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये अपवाद हो गया। ठीक है, समानता के अधिकार का। उसके बाद आर्टिकल 361A है जो ये क्या कहता है? आर्टिकल 361A कहता है कि नो सिविल और द कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैन occur for a person for publishing any substantial true report of parliament or the state legislature। ठीक है, ये वर्ड्स हैं इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, या फिर कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती उस आदमी के अगेंस्ट जो कि पार्लियामेंट की कोई ट्रू, जो भी आपकी सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट्स हैं, अगर वो छाप देता है उनको, तो उसके अगेंस्ट कोई भी क्या नाम है, प्रोसीडिंग नहीं होगी। ठीक, तो ये भी सही है। उसके अलावा आर्टिकल 105, ठीक है, आर्टिकल 105 एमपी के लिए हो गया और आर्टिकल 194 है जो ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हो गया। ठीक है, तो एमपी और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो क्या है कि किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए, या फिर उन्होंने अगर कुछ कह दिया है वहाँ पर पार्लियामेंट में, ठीक है, तो उसके लिए, या कोई भी वोट डाल दिया है उन्होंने, ठीक है, उस पार्लियामेंट में या उसकी कमेटी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या नाम है, कोर्ट नहीं ले जा सकते आप। ठीक है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं चलनी पड़ेगी। ठीक, तो ये सभी अपवाद हैं, आपको याद रखना है। कौन सा? आर्टिकल 361, 361A, 105 और 194। ठीक है, इनको सबको याद रखिएगा। 361, 361A, 105, 194। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अनुच्छेद 13 के अनुसार कार्यपालिका अथवा विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों को क्षीण करता हो शून्य होगा और उसे शून्य करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ठीक है, आर्टिकल 13, वो जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, आर्टिकल 13 में जो भी कार्यपालिका या विधानमंडल का जो भी कार्य है जिसको वो शून्य कर देता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जा रही है तो वो उसको उस लेवल तक कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो ये किसके पास है? कोर्ट के पास अधिकार है। ठीक है, कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा, यही इसमें पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति उसको कैंसिल करेगा कि संसद कर देगा या न्यायालय करेगा या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा कोर्ट कर देगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति तथा दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का स्पीकर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं, और जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो CJI बनते हैं। ठीक है, तो उनके कृत्यों का वहन करेंगे। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देश का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, शिक्षित होना अनिवार्य है, ये कोई कंडीशन मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा इस एक पॉइंट की वजह से। आंसर हो जाएगा इसका, दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी स्पीकर लिखा है ना, तो दोनों गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रपति शासन को
कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या अनंत काल तक के लिए। ठीक है, तो इसको 3 साल तक के लिए मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब आप कमेंट्स में बता दीजिए कि अगर राष्ट्रपति शासन की बजाय आपका नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, ये तो प्रेसिडेंट रूल हो गया, अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उसको कितने समय तक के लिए बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी को कितने समय तक के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको कमेंट्स में बताने हैं। ठीक, प्रेसिडेंट रूल का याद रखें, मैक्सिमम 3 साल। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति लोकसभा के लिए और राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए जारी करते हैं। ठीक है, किसकी? चुनाव की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चुनाव चिन्ह का जो बंटवारा है, चुनाव संबंधी समस्याएं और चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये सब किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव है जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा हुआ था। ठीक है, संविधान सभा जब बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी उसके लिए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसका जो चुनाव है वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया था। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा। ठीक, तो गलत हो गया। उसके बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, मैंने पहले भी कहा आपको 3 डेट्स याद रखनी है, 9, 11, 13। ठीक है, दिसंबर की 1946। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, संविधान के 42वें संशोधन में, मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा तत्कालिक इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में आर्टिकल 51A, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज की स्थापना की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 11वां मूल कर्तव्य है जो उसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता और संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये आपका सही है, माता पिता के लिए जब बोला गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नीति आयोग या फिर योजना आयोग कह लीजिए, योजना आयोग का उल्लेख है जो वो आपका संविधान में नहीं है, इस नाते यह एक संविधानेतर निकाय है। ठीक, सही है। उसके बाद इसका निर्माण है जो 1950 में एक संघीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। क्यों? क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री थे और आपको पता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, इसका पीएम होता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अनुच्छेद 75 का जो 3rd पार्ट है उसके अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति बनाने का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, नीति बनाने के पश्चात इसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व लोक सेवकों के पास है, ये भी सही है। ठीक है, ये आपका लेजिस्लेचर हो गया, ये आपका एग्जीक्यूटिव हो गया। उसके बाद एक मंत्री का उत्तरदायित्व भी समूची मंत्रिमंडल परिषद का उत्तरदायित्व होगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट जब सही है तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आर्टिकल 75 का जो 1st पार्ट है उसके अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति हैं जो वो प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं, सही है। और दूसरा देखिए, बिना किसी सदन का सदस्य रहे कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री के पद पर रह सकता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, उनको कंडीशन क्या है? एक कॉमन कंडीशन है कि उसको 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से एक सीट जीत के लानी है, या वो नॉमिनेट हो जाए या इलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो वो बने रहेंगे, वरना उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश में देश के सभी अन्य राज्यों से जनसंख्या अधिक होने के बावजूद राज्यसभा में इनकी सीटों की संख्या सबसे अधिक नहीं है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि सबसे अधिक है सीटें। ठीक है, सबसे अधिक है। कितनी है राज्यसभा में की सीटें उत्तर प्रदेश की? 31 है। ठीक है, और 80 लोकसभा से हैं। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर है ए।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? केंद्र व राज्य के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, केंद्र राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा गलत हो गया, क्योंकि ये कहाँ पर दिया गया? शेड्यूल 7 शेड्यूल में। ठीक है, जिसमें कि आपकी कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट तीनों ही मौजूद हैं, जिनमें जो क्या क्या सब्जेक्ट किस में रखने हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद कराधान के बारे में अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है, सही है। और करारोपण के संदर्भ में अनुसूची 7 के अंतर्गत संघ और राज्य का बंटवारा किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ये सही है, दूसरा और तीसरा आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्र राज्य संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कहाँ वर्णित है? देखिए 7वीं अनुसूची में और भाग 9 में, 7वीं अनुसूची भाग 11 में, 11वीं अनुसूची भाग 8 में और 12वीं अनुसूची भाग 9 में। तो इसका सही आंसर होगा 7th शेड्यूल और पार्ट 11। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए केंद्र राज्य के जो संबंध है वो संघवाद की ओर उन्मुख है। ठीक है, मतलब फेडरलिज्म की ओर ओरिएंटेड है, फेडरलिज्म ओरिएंटेड है। और ये कहां से लिया गया फेडरलिज्म की भावना? कनाडा के संघवाद से। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट हो गया ये। उसके बाद दूसरा देखिए, यह संविधान के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सी आंसर हो गया। ठीक है, ये रेगुलेट कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए उसके हिसाब से। ठीक, आंसर सी। अगला देखिए, 8वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं शामिल है? टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अब उनमें से कौन सी? देखिए असमिया है, कश्मीरी है, उर्दू है और संथाली है। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, सारी है उसमें। एक बार अब आपका यहाँ पे मोरल ड्यूटी बनती है कि 22 भाषाएं एक बार आप लिस्ट चेक कीजिए कि कौन कौन सी हैं इसमें। ठीक है, इंग्लिश का क्या वो है, स्टैंड है, ये भी आपको बताना है। कमेंट्स में बता दीजिएगा इंग्लिश है क्या इसमें। ठीक है, 22 भाषाओं में आती है वो कि नहीं आती है। ठीक है, अगला देखिए, संविधान की जो 8th शेड्यूल है उसके प्रति निर्देश निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? आर्टिकल 344 में दिए गए हैं, 354 में नहीं दिए गए हैं, 355 में भी दिए गए हैं। ठीक है, 344 वाला आपको पता होना चाहिए क्या है। इसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग, कौन से? राजभाषा। ठीक है, राजभाषा आयोग गठित करेंगे, जिसका एक आपका अध्यक्ष होगा। और 8वीं जो शेड्यूल है, ठीक है, 8th शेड्यूल में जितनी भी भाषाएं दी गई हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे। ठीक है, ये आयोग के मेंबर्स के बारे में हो गया। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 3, यानी सी आंसर। अगला देखें, 8वीं अनुसूची से संबंधित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, बिल्कुल गलत, क्योंकि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। लिख लीजिएगा ये सब चीजें। ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में था। ठीक है, उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004 वाला जो है उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये भी गलत, क्योंकि ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए हैं। ठीक है, तो सभी गलत है, जब डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना से परिकल्पित सामाजिक, आर्थिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के विचार में से समाविष्ट किए गए हैं। ठीक है, वेलफेयर गवर्नमेंट, ओवरऑल एक शब्द में अगर बोला जाए तो वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना है वो कहां पर लिखी गई है? वो आपके डीपीएसपीज में दिए गए हैं। ठीक है, किस तरह का स्टेट होना चाहिए हमारा। ठीक, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद ये वाद्य योग्य न होते हुए, ठीक है, दे आर नॉट डिबेटेबल, सही बात है। निर्देश तत्व शासन संचालन के मूलधार हैं। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी हो जाएंगे। ठीक है, ये डिबेटेबल नहीं है, क्योंकि आप इनके बिहाफ में आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि वहां पर डीपीएसपी में ऐसा लिखा है और देखिए हमारा ये उल्लंघन हो गया। ठीक, तो इसके बिहाफ में आप नहीं जा सकते, लेकिन जो इसका मूल आधार है उनको वो डीपीएसपीज ही है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो वेलफेयर स्टेट बनाने का मूल आधार है वो कहाँ पर है? डीपीएसपीज में, सी आंसर। अगला देखें, संविधान में निम्नलिखित में से क्या आयरलैंड से लिया गया है? ठीक है, तो देखिए मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं?
यूएस से, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और आपके राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं में जो विशिष्ट सदस्यों का मनोनीत किए जाने की जो व्यवस्था है, ठीक है, नॉमिनेट किए जाने की व्यवस्था है, वो कहाँ से ली गई है? वो भी आपके आयरलैंड से ली गई है, ठीक है, आयरलैंड से। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मूल कर्तव्य है जो, वो कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से, सही है। उसके बाद आपका राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, ये ब्रिटेन से ली गई है, ये भी सही है। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपकी फ्रांस से ली गई है, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लें, ठीक है। सही है तीनों स्टेटमेंट, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत का संविधान परिसंघीय है तथा यहाँ पे अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत एकल नागरिकता की व्यवस्था है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है आर्टिकल 5 से 8 तक में, ठीक, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद नागरिकता की व्यवस्था अमेरिका में भी भारत की तरह ही है, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में क्या है? डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ कि आपकी एक तो सेंटर वाली अलग और स्टेट वाली अलग, ठीक है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां की नागरिकता अलग और ओवरऑल देश की नागरिकता अलग, ठीक। तो डुअल सिटीजनशिप है वहां पर, यहाँ पर, इसलिए गलत हो गया, ये सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, आपका अनुच्छेद 19(3) है जो, वो देश में कहीं भी बस जाने का अधिकार देता है, गलत हो गया, क्योंकि वो आर्टिकल 19(5) देता है, ये वाला, ठीक है, और 19(3) क्या देता है? ये संघ बनाने का अधिकार, ठीक, तो ये दोनों इंटरचेंज है, गलत है। आर्टिकल 32 में मूल अधिकारों के उल्लंघन हेतु सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, और आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों में उल्लंघन के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट की पावर है जो 226 में मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट की 32 के तहत मेंशन है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4, सी आंसर। अगला देखिए, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि आर्टिकल 280 में दिया गया है, ठीक है, तो संवैधानिक हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, इसका गठन है जो प्रत्येक 5 वर्ष में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक, ये वाला पॉइंट गलत हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ये गलत हो गया। उसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की योग्यता संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? संविधान के अनुसार आर्टिकल 55 है जो, उसके अनुसार राष्ट्रपति पद को ग्रहण कितने टाइम तक के लिए करेंगे? 5 वर्ष तक के लिए, तो वो 55 में नहीं है बल्कि 56 में मेंशन्ड है, ठीक, तो ये गलत हो गया। अगला, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। रिजाइन किसको लिख करके देंगे? उपराष्ट्रपति को, ठीक, तो ये सही हो गया। अगला, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 67 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 67 में नहीं है, कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 61 में मेंशन है, ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया आपका, ठीक। आंसर यहाँ पर सिर्फ दूसरा सही है, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा ये। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन आर्टिकल 264 के तहत किया गया, तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि 263 के तहत किया गया, ठीक है। अगला, केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए इसका गठन 1990 में किया गया, 1990 में, ठीक, तो ये वाला सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, राजभाषा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सर्वप्रथम 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और अंतिम राज्य आपका तेलंगाना हो गया, ठीक, तो ये भी सही हो गया, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नीति आयोग संघ की सरकार के लिए सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करती है, ठीक है, कॉर्पोरेशन या फिर आपका एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है, सही है, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत भारत के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होती है, ठीक है, ये अलग से भी पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखें, ठीक है। इनके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो आपके कैबिनेट मंत्री के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक, तो दोनों यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखें, न्यायालय की शक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत है, ठीक है, तो उसको असंवैधानिक घोषित करना किसका काम है? न्यायालय का अधिकार है, ठीक, सही स्टेटमेंट है।
और जब तक कोई कानून या आपका आदेश है जो वो कार्य रूप ना ले ले तब तक न्यायालय उसमें जुडिशियल रिव्यू का यूज नहीं कर सकता। ठीक, तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति का गठन और उसकी अध्यक्षता किसने की? 28 अगस्त 1947 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या 28 अगस्त 1947 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या 26 जनवरी 1950 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा 28 अगस्त 1947 और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको कमेंट्स में बताना है कि ये जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष के साथ साथ इसके मेंबर्स कौन कौन से थे। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सभी संघ राज्य क्षेत्र मतलब सभी यूटीज हैं जो उनको राष्ट्रपति के अधिकर्ता मतलब एजेंट्स के रूप में कार्य करते हुए प्रशासक द्वारा प्रशासित होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो प्रेसिडेंट के एजेंट के रूप में यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। ठीक है, तो ये सही हो गया स्टेटमेंट। और अंडर द आर्टिकल 240 जबकि 239 होना चाहिए, आर्टिकल 239 के तहत द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर ईच यूनियन टेरिटरी थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है, मतलब आर्टिकल 239 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक यूटी का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेंगे जितना कि वह ठीक समझते हो। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर मतलब सॉरी पहला वाला यहाँ पर सही है, दूसरा वाला सिर्फ इस आर्टिकल के कारण गलत हो गया, 239 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियों के संबंध भारतीय पद्धति अमेरिका, स्विट्जरलैंड और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के संविधान में अपनाई गई पद्धति जैसी ही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये इन तीन देशों से भिन्न है। क्योंकि यूएस में, अमेरिका में, आपके स्विट्जरलैंड में जो भी रेजिडुअल पावर्स हैं वो किसको दी गई हैं? वो दी गई हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, जबकि भारत में किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, भारत के संविधान निर्माता भारत के एक सबल केंद्र की स्थापना करना चाहते थे। तो इस बात से ये बात प्रूफ होती है। ठीक है, असर्शन रीजन में भी आ सकता था क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजिडुअल पावर दिया गया है, तो इसको ऐसी पावर देने का मतलब ये है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि भारत में जो सेंटर हो वो स्ट्रॉन्ग सेंटर हो। ठीक है, और अपने जो फीचर्स हम पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसमें भी ये बात लिखी गई है ना, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, तो ये एक फीचर है इसका, तो ये बात दोनों, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला यहाँ पर सही स्टेटमेंट माना जाएगा, आंसर बी होगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ और इसका विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ, है ना, उत्तराखंड बना था जब। ठीक, तो ये वाला सही है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं जो कि अन्य राज्यों से अधिक हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच वित्त का न्यायपूर्ण वितरण करना है। ठीक है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नहीं है, ये काम किसका है? ये है फाइनेंस कमीशन का काम है, आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है, उसके बाद 14th जो फाइनेंस कमीशन है उसके अनुसार राज्यों का जो हिस्सा है वो 32% से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? 42%। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत है, यानी कि बी आंसर। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।